गुड डे एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंटरव्यू की, इसमें आज हमारे बीच है समीना मैडम। समीना मैडम जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ये कोंडवा बेस्ड एक एनजीओ चलाते हैं फ्यूचर फाउंडेशन के नाम से। जानते हैं मैडम से आज फ्यूचर फाउंडेशन के बारे में। वेलकम मैडम। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सेक्रेटरी हूँ फ्यूचर फाउंडेशन की और फाउंडर मेंबर भी हूँ। हम लोगों ने इसकी ये डाला था कि 2016 में हमने इसको रजिस्टर किया था एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके पहले हम लोग बेसिकली मैं और मेरी एक फ्रेंड थी शबाना कॉन्ट्रैक्टर, हम दोनों ने मिलकर ये एनजीओ स्टार्ट किया था क्योंकि हम बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते थे, टीचिंग बैकग्राउंड से आते थे। हमने साइकोलॉजी की थी, उन्होंने न्यूट्रिशन किया था। तो ये सारी चीज़ों से हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी हम लोगों की मदद कर सकें। ये इरादे से हमने फ्यूचर फाउंडेशन की नींव डाली और एक ऐसा एनजीओ जो बेवा औरतों के लिए, मासूम बच्चियों के लिए, खास करके जो एजुकेशन पे फोकस करेगा, ऐसी चीज़ें हमको करनी थी, इसीलिए हमने ये इदारा चालू किया। ओके, तो बेसिकली आपकी जो शुरुआत हो गई ये बेवा औरतों को मदद करने से शुरू हो गई हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जानते हैं कि अपने यहाँ के जो है लेडीज़ में सोशल वर्क में बहुत कम लोग काम करते हैं और जो गिने चुने लोग हैं उनमें मैडम का नाम शुमार होता है। जैसा आपको मैडम ने बताया कि मैडम जो है ये बेवा औरतों के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके लिए आप क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं आपके यहाँ से? सब में पहले तो ऐसा था कि हम लोग टीचिंग बैकग्राउंड रहने की वजह से 2-3 स्कूल्स में, अलग अलग स्कूल्स में काम किए थे। कुछ पूना में किए थे, कुछ मुंबई में किए थे। वहाँ से पता चला कि बच्चे ड्रॉप आउट्स जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो ये रीज़न जब हम लोगों ने ढूंढना चालू किया तब हमें पता चला कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स रहते जो बेवा रहते या जो बच्चे रहते जिनके अब्बा छोड़ के चले गए हुए रहते, जो पेरेंट रहता सिंगल पेरेंट रहते हो जाते। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन पूरा नहीं हो पाता था। ये जब हमारे जहन में आया तो हमने ये चालू किया कि चलो हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे। बेसिकली क्या होता था कि फाइनेंशियली वीक रहने की वजह से औरतें बच्चों को नहीं पढ़ा पाती थी। वो 8वीं 10वीं पढ़ के ड्रॉप आउट होते थे, फिर गैरेज में काम करो, इधर काम करो, उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता था। और आपको पता है कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, स्किल डेवलपमेंट से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहते, पर इसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता अवेयरनेस। तो हमारा पहला काम यही था कि बेवा के लिए जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें उनको लेना और बच्चों को जो फ्री स्किल कोर्सेज वगैरह जो आती है, जितनी भी सरकार ने जो भी सुविधाएं दी है वो उनको प्रोवाइड करना और उसका अवेयरनेस क्रिएट करना, ये हिसाब से हमने काम चालू किया था। ओके, तो ये आप बेवाओं को स्कीम वगैरह तो बताते हैं, साथ में जहाँ तक मुझे पता है कि आप राशन भी देते हैं बेवाओं को जी। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जो राशन देने का क्राइटेरिया है तो क्या है आपके? देखिए, एक ऐसा रहता है, एक 2 कैटेगरीज है इसके अंदर। एक ऐसा होता है कि जो इतने ये होते हैं कि वो शर्म पे है कि हम नहीं मांगेंगे, और कुछ ऐसे रहते हैं कि जो बिल्कुल मांगते रहते जी हाँ। और कितना भी तो नहीं। लेकिन हम लोगों ने इसका एक सिस्टम बनाया है। हम हर अल्टरनेट महीना राशन देते और हम कुछ ऐसा करते हैं कि 4-6 महीने के बाद वो औरत को फाइनेंशियली ऐसा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उसको राशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे हम लोग एक छोटा सा इसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए, जैसे केटरिंग सर्विस में उनको भेजना या मॉल्स में उनको जो सिक्योरिटी गार्ड है, इसमें ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हमारी कम्युनिटी में क्या है कि लड़कियां ज़्यादा, जो औरतें हैं मिडिल एज की, जैसे शादियां आपको पता है बहुत कम उम्र में हो जाती, 18 का भी रास्ता नहीं देखते बोलो। बिल्कुल। तो जब वो अपने 25 या 26 या मतलब अपने 20s में ही 30s और 20s के बीच में रहती है, तभी ये सारा ऐसा हो जाता है कि मसला कि उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कोई रास्ता नहीं रहता क्योंकि पढ़ाई नहीं रहती उनके पास। मैं ये एक ऐसे लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ जी हाँ। तो उन लोगों को प्लेसमेंट प्रोवाइड करना ये हमने सब में पहले चालू किया ताकि ये राशन से उनको बचा सके। हमको ऐसा नहीं है कि राशन देके उनको फ्री में ही करना है, लेकिन उनको ये सारी चीज़ें उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने ये काम चालू किया, प्लेसमेंट, जिसमें हम डोमेस्टिक हेल्प के लिए भेजते, पेशेंट्स केयर के लिए भेजते, और बहुत सारे जैसे अभी बताया सिक्योरिटी गार्ड के लिए भेजते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हो गए, बेकरीज और ऐसी चीज़ों में जहाँ औरतें रोटियां वगैरह होटल में जो काम करती है, ऐसी जगह में हम लोग उनका प्लेसमेंट करवा के देते हैं।
राइट। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि मतलब जो लेडीज है जो काम करने की ज़रूरतमंद है तो वो भी आपसे रब्ता कर सकती है ताकि आप उनको कहीं ना कहीं काम पर लगा देंगे। वैसे आपके बारे में बता नहीं रहे आप, मुझे पता है कि एक लड़की को आपने नर्सिंग कराकर उसको आउट ऑफ इंडिया भी भेजी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा काम भी कर रही है, ये हमको पता है। और उसने बहुत से लोगों को वहाँ पे बुला लिया। जी हाँ, वो भी क्योंकि उसने बहुत सारे नर्सिंग के स्टूडेंट से कांटेक्ट जैसे हमारा आता है तो उसकी वजह से कांटेक्ट में रहने से ये भी एक आपका एक आपके काम में शुमार हो जाएगा कि आपकी वजह से किसी की पूरी लाइफ सेटल हो गई है। ओवर महाराष्ट्र काम किया है। लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने जो किसान है, मुस्लिम किसान भी होते हैं जी, उन्होंने भी आत्महत्या की थी। तो ये पाटोदा गांव की बात है। ओके। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सी इक्विपमेंट्स ये लेडीज़ को दिया था ताकि इनका डे टू डे चल सके। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में हम लोग इस तरह काम करते। जैसे सांगली में बाढ़ आई थी, उस वक्त भी हमने बहुत सारा ज़रूरती सामान उनको पहुँचाया था। तो ऐसी जहाँ भी पूरे महाराष्ट्र में हम लोग ये काम करते हैं। कभी भी किसी को भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो या एजुकेशन के जरिए से कुछ करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट। इसी के साथ में ये जो काम चल रहे हैं, एक हॉल है कोंडवा में जो पीएमसी का हॉल है, लेकिन आज उसकी जो देख रेख या जिम्मेदारी जो है वो फ्यूचर फाउंडेशन की है। तो उसके ताल्लुक से फिर आप बताइए जो हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको अगर वो हॉल बुक करना हो या क्या क्या उसमें फैसिलिटीज अवेलेबल है। देखिए, ये हॉल का टेंडर आया था जो हमने भरा था, हमको रेंट पे ये हॉल मिला है। ओके। बहुत कंट्रोवर्शियल इसकी ये थी बैकग्राउंड है, तो वो सब में न जाते हुए अभी हमने इसको ओपन किया है प्रोग्राम्स करने के लिए। गोर गरीब जो है जो बाहर 1 लाख रुपया या 50,000 हॉल के लिए नहीं भर सकते, मिनिमम 15,000 और 20,000 में हमारे यहाँ पे आके प्रोग्राम्स कर सकते हैं। और ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि कोई बेसिकली कोई कम्युनिटी या मुस्लिम, सबके लिए ओपन है, कभी भी आ सकते हम सब। उनके लिए ये हॉल सारे प्रोग्राम्स के लिए चालू रहेगा सबके लिए। तो ये हॉल का जो है जैसे तो सिर्फ कोंडवा के लोग ले सकते हैं या कोई भी ले सकता है? ऑल ओवर पूना कहाँ के भी लोग रहो वो ले सकते हैं आके। ऐसे कोई जरूरी इसके अंदर चेयर्स वगैरह वो सब फैसिलिटीज कॉर्पोरेशन ने हमको सिर्फ हॉल दिया है जी। उसका मेंटेनेंस आपने 5,000 स्क्वायर फीट जगह है, उसका मेंटेनेंस और सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन ऐसा है कि जो अंदर का सामान है वो आपको उसको रेंट आउट करना पड़ता है। हम मिनिमम अमाउंट पे देते हैं हॉल, लेकिन ये जो चीजें हैं अंदर वो बाहर से लानी पड़ती है। और इसका रेंट वगैरह का क्या सिस्टम है? इसका रेंट हमको कॉर्पोरेशन से इसका रेंट 1 लाख नहीं, आप तो पे ही कर रहे हैं कॉर्पोरेशन को। जैसा कोई जरूरतमंद अगर आपके पास आता है कि हमको ये चाहिए तो कैसे है उसका अमाउंट कितना है उसको देना पड़ता है? तो 15 और 20,000 में आप एक बहुत अच्छा 400 लोगों का प्रोग्राम्स करके जा सकते हैं। माशाल्लाह। के अलावा अभी फ्यूचर फाउंडेशन के और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग में है मैडम? देखिए, हमारे है ना जैसे मैंने आपको बताया 2-3 प्रोजेक्ट हमारे रनिंग में थे। हमने एक ये काम कर दिया जैसे मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद बच्चों का ही मसला आता है कि बच्चे, पेरेंट्स बहुत अच्छे होते, लोअर मिडिल क्लास नहीं मिडिल क्लास होते हैं, लेकिन वो उतनी फीस नहीं भर पाते जी। तो उसके लिए एक सिस्टम कर्जे हंसना एक चालू किया है जिससे बच्चे एजुकेशन भी ले और कुछ पार्ट टाइम जॉब करके हमारा पैसा भी वो जाके वो दूसरों को कैसे है कि ये रोल हो जाए कि दूसरों को भी वो काम आए। इस तरीके से हमारे अभी फिलहाल 2-4 बच्चे जो बीएड वगैरह भी हो गए, जैसे नर्सिंग का बोला वो भी हो गए, ये बीएड वगैरह भी हो गए इस फीस पे। और एक मैं ऐसे बताऊंगी कि एक स्टूडेंट थी हमारी जिसको हमने मेस के लिए वगैरह, जो बाहर से आते हैं महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो वो बाहर से आए थे तो आज वो तलाटी बनने हैं। तो ऐसे भी है। तो क्या होता है ये फिर क्या करते हैं, वापस भी देना चाहते हैं सोसाइटी को। अगर हम इनकी मदद करते तो ये वापस देना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत लंबा अरसा हो गया ना, तो अब रिजल्ट्स आने शुरू हुए। पहले शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन एक वक्त जब चला जाता है, जब रिजल्ट्स आते हैं, तो ये खुद से सामने आके कहते हैं कि कोई रहेगा तो वी आर हियर, कि हम लोग इनकी मदद करेंगे। तो इस तरह ये सिस्टम स्टेप बाय स्टेप चलता है। सेकेंड हमारा था कि हम एक शेल्टर होम खोलें। ठीक है, एक शेल्टर होम ऐसी औरतों के लिए कि जो सिंगल लेडीज है, मतलब बेवा है, वो तो है ही, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है कि जो अपनी एक एज में होती है 40-45, लेकिन बच्चे और हस्बैंड की डेथ हो जाने की वजह से या कोई वजह से कि बच्चे अलग हो जाते, रखते नहीं माँ बाप को, ये सारी चीज़ों से हमारा ऐसा था कि हम एक शेल्टर होम खोले। और ऐसी बेवाओं के लिए भी खोले जिनके जो बेवा तो है ही, और
ऐसी लेडीज जिनके आदमी लोग ऐसा होता है कि छोड़ के चले जाते हैं, आपको पता है, जी और दूसरी शादी कर ली या कुछ भी, बहुत सारे मसले होते हैं, इतना डीपली नहीं जाऊंगी इसके अंदर। तो वो जब छोड़ के चले जाते हैं ना, तो वो सिंगल हो जाती है, ठीक है। Okay. तो उसको अगर हम डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी लगाते हैं तो भी उसको वो अपना रेंट, अपना खाना, स्कूल के बच्चों का खर्चा, ये सब नहीं चलता। तो हमारा ऐसा था कि कुछ ऐसा एक इदारा हो जहाँ पे ये पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके रहे, जहाँ पे इनको जो फूड है और जो अकोमोडेशन है ये फ्री रहे, बाकी वो अपना काम भी करें और बच्चे भी उनके एजुकेशन हमारी निगरानी में ले। ये हमारा प्रोजेक्ट था। तो लॉकडाउन की वजह से ये हमारा प्रोजेक्ट रह गया, पर इंशाल्लाह इनकमिंग वो कर रहे हैं। इसी बीच हमारा जब लॉकडाउन का चल रहा था, उसी बीच हमको ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि जब हमने देखा कि कोई मैयत हाथ नहीं लगा रहे, बिल्कुल मिला नहीं रहे, हॉस्पिटल से डायरेक्ट लेके जा रहे, तभी हमारे जहन में एक दो वीडियोस देखने के बाद ऐसा कुछ आया कि हम इस पे क्यों नहीं काम करेंगे। हमारी कम्युनिटी में कब्रिस्तानों में मिलाने की जगह नहीं होती है। जी बहुत अभी चालू हो गया है कि एक दो जगह अभी बन गए हैं, जी लेकिन जैसे वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं Right, उसको, घर में पर्दा पकड़ो, टेंट की भी वो- फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, Right. ऐसा नीला ना करना। तो कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान है, और अपने मोहल्ले इतने तंग है कि उनके घर में भी जगह नहीं है, तो और उसके लिए बिल्डिंग्स में जी भी बहुत सुनने में आया कि नीचे नीलाने नहीं दिया सोसाइटी जी, में, जी, जी। किसी ने गैलरी में नीलाया, किसी ने अपने किचन जी। में नीलाया, किसी अल्लाह। किसी ने तो मतलब ऐसे बहुत से मसले हो गए कि पार्किंग में भी उनको नहीं नीलाने दिया। अच्छी सोसाइटीज की बात कर रही हूँ जी। मैं, ये तंग मोहल्ले और गलियां तो है ही, लेकिन ये ऐसी सोसाइटीज में। तो हमने सोचा था कि हम लोग कुछ ऐसा इंतजाम करेंगे जिससे इसकी आखिरी सफर की, ये शुरुआती सफर होता है, जी। हमारा आखिरी सफर होता है दुनिया का, जी, लेकिन दुनिया शुरुआती का सफर होता है, इसमें जो भी है उनको सम्मान से पहुंचाए। जी। इस हिसाब से हमने एक गुस्ल वैन का प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, और जी। माशाल्लाह एक 2 साल मेहनत करने के बाद आज हमारा वो फ्लोर पे है, चालू है। और अभी वो इसके complete अंदर- हो गया ना जी आपका बिल्कुल project? कंप्लीट जी। हो गया है। तो अभी ये जो गाड़ी है, जो गुस्ल वैन आपने बनाए हुए, तो ये अभी लोगों के इस्तेमाल में कब से देने वाले हैं आप? अभी शुरू है सर हमारा। शुरू है आपकी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज आप देते हैं लोगों को? अगर डेड बॉडी है तो अगर डेड बॉडी जी। गाड़ी के अंदर लेके जाएंगे जी तो वो डेड बॉडी पूरी सवार के ही बाहर आती है। अच्छा। मतलब कोई चीज की जरूरत आपको है नहीं। एक बार आपने ये वैन को कॉल कर दिया तो सारी जिम्मेदारी गुस्ल वैन वाली जो टीम है इनकी जी, होती है। ओके। ये पूरा प्रिपरेशन के साथ सिर्फ आपकी जो बॉडी रहेगी उसको लेके पूरी सवार के ही वो बाहर तो आती है। ये- वो लेडीज रहो या जेंट्स रहो, सब वो अच्छा। हमारी टीम की जिम्मेदारी है। तो ये मैयत का पूरा सामान साथ में ही लेकर आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब और इसके अंदर होता है। अगर लेडीज होंगे तो लेडीज नहलाने वाली, और नहलाने जेंट्स होंगे तो या- जेंट्स आपके पास अवेलेबल है? अवेलेबल है। तो उसके बाद फिर नहलाने के बाद, सवारने के बाद फिर जो कब्रिस्तान लेके जाना है, तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास है। अच्छा, कि वो वो भी आप गाड़ी ही- में हमारे सीट्स वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा। अगर 4 जन जा सकते हैं वो कब्रिस्तान तक आपको पहुंचाएंगी। जैसे आपने एक कॉल किया सुबह में जी, कि हाँ। ऐसे ऐसे हो गए और हम इतने बजे असर में मगरिब में कर रहे हैं, तो जी। हमारी वैन उस वक्त वहाँ आ जाएगी। अच्छा। 1 घंटा 2 घंटे का जो भी वो प्रोसेस है वो पूरा होने के बाद कब्रिस्तान तक आपको लेके जाएंगी। ये वैन में हमारे पानी की फैसिलिटी, गीजर, गर्म पानी की ओके। फैसिलिटी। अगर सपोज कोई कारण से वहाँ पे वैन नहीं जा सकती या कुछ मसला है लाइट का वगैरह, तो हमने एक उधर एक ऐसा इंतजाम किया है जहाँ पे गैस भी है, अच्छा। बर्तन भी है उसके अंदर, पानी भी गर्म हो सकता है, एक टेंट भी है जिसके अंदर बगैर वैन के भी ये सारी फैसिलिटीज आपको facilities मतलब सब available मिल जाएगा। ये भी Okay. इंतजाम करके रखा है। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई 10वें माले पे रह रहा है, 12वें माले पे रह रहा है और डेथ हो गई, सपोज बहुत ज़ईफ है और घर में ही हो गया, जी। तो उसको नीचे लाने का बड़ा मसला आता है। तो हमने स्ट्रेचर कम चेयर है हमारे पास जिसमें वाह। आप लिफ्ट से आसानी से ला सकते हैं। और इसके साथ दूसरी बात ये है कि एक हमारे पास हमने एक यही गाड़ी के अंदर एक कोल्ड स्टोरेज भी बनाया है। जी। कोल्ड स्टोरेज एक डिफरेंट पार्ट है, गाड़ी में नहीं रहेगा, लेकिन वो उसके लिए कि जिनको बॉडी रखनी है उसके लिए। ये भी हमने 2 पार्ट में बनाया है
क्योंकि इसको ऊपर लेके जाना, अगर कोई ऊपर है चौथा पांचवा माला चढ़ा के लेके जाना तो ये मुश्किल है। कोल्ड तो स्टोरेज दो जो पार्ट है में वो है। उस सेपरेट है, जी, गाड़ी के separate अलावा है, है। ये rented, तो ये हाँ। गाड़ी के अलावा भी आप कोल्ड बिल्कुल। स्टोरेज दे सकते हैं लोगों को। दे सकते तो हैं। ये जो गाड़ी वगैरह जो गुसूल का है, देखिए नॉर्मली तो क्या होता है, लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर वालों की मैयत के हम दूसरे लोग करें, वो तो ये करते ही है। तो अगर किसी ने उसके लिए अमाउंट अगर देना चाहे तो आप कितनी उसके लिए अमाउंट लेते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों का ये नियत होती है कि मेरे जो भी मेरे करीबी है उसका खर्चा आखिरी मैं करूं। तो जैसे आपका फाउंडेशन है तो ये खर्चा आप नहीं करते हुए अगर हम जो देना चाहे तो वो उसकी कितनी रकम देना है आपको? तब मैं पहली बात एक बताना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी ये बात नहीं सोचता कि जी। मैं मेरे आखिरत के लिए कुछ रखूं कि भाई ये मेरा है, मेरी हिस्से में, जी। कि खुद के हिस्से नहीं। हमेशा लोग डिपेंड रहते, भले वो कितने भी कैसे भी हो। ये देखा है मैंने, मतलब 90% आप पकड़ लो कि इसी तरीके से होता है जी, कि बिल्कुल। आखिरत की कुछ ये नहीं, 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 कोई दूसरों नहीं। को ही करना पड़ता है। नहीं, लेकिन कैसा है, घर वाले चाहते हैं कि हमारे जो अहबाब है, जो हमारे जिनका बिल्कुल। इंतकाल होगा उनका खर्च हम करें। ये तो हम- उसके लिए अपने मीन्स कुछ ऐसे नॉमिनल जी, चार्ज जी। लेते हैं क्या आप ये उसके हमारी लिए? है ना पूरी पेड सर्विस रहेगी, क्योंकि पूरे अच्छा। सामान के साथ आ रहा है, इसके लिए पेड जी। सर्विस रहेगी। हमारे गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी का डीजल है, जी, मेंटेनेंस है, जी, बहुत जी। सारी चीजें इसमें आती है। तो एक नॉमिनल अमाउंट हम इसका 7 to 8,000 रुपीज हम लोग इसका चार्ज अच्छा। करते हैं। और नहीं, हम ये लोग बहुत ही वाजबी है वो तो। जी जी। और इसमें कोल्ड स्टोरेज के बारे में जैसे आप बता रहे थे कि जी। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज भी है, तो आज देखने में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके बच्चे बाहर आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेशन काम करते हैं, या कई मर्तबा ऐसा होता है कि डेड बॉडी को लेकर हमको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है। तो उसके लिए तो कोल्ड स्टोरेज जो फ्यूचर फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है, ये बहुत ही कारामद चीज़ है और बहुत ज़रूरी, आज के वक्त की ज़रूरत चीज़ है। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज आपके पास है, जैसे आप बता रहे थे कि 2 पार्ट में किया हुआ है, माशाल्लाह, वो लाने लेके जाने के लिए भी सहूलत होगी। सहूलत तो होगी। इसका कुछ चार्जेस है क्या? क्योंकि वो तो डेफिनेटली उसको रखना है, संभालना है, तो खर्चा होगा। तो उसके देखिए लिए क्या जितने- चार्जेस जी है? देखिए, जितने भी है ना इक्विप सामान होते हैं ना, जी। ये सारे इलेक्ट्रिक पे चलने वाले होते हैं, इनके मेंटेनेंस होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखा है। इसके कुछ मिनिमम नॉमिनल चार्जेस है, आप 2-2,500 रुपये पकड़ लीजिए, इसके एक चार्जेस है। जी। वो 12 आवर्स 24 आवर्स वो हिसाब से उसके रहेंगे। ओके। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपके घर में फ्रिज चलता है वैसे ही प्लग लगाना है, बॉडी उसमें रखना है, वो कूल रहेगा। तो ये अपने नॉर्मल ये प्लग पर भी इस्तेमाल होगा, इसके लिए कोई अलग से अलग इंतजाम से करने कुछ की ज़रूरत इंतजाम नहीं करने है? की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे अपने घर का नॉर्मल फ्रिज लाइट होता है वैसे इस्तेमाल हो जी। सकता है। और इसकी माशाल्लाह। पूरी टेक्निकल जो हमारी बस में किया है, ये सलीम अहमद साहब हैं, और जी, एक जी। हमारे मंसूर भाई है, जिनके बगैर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जी, जी, और जी। ये हमारे अशरफ है, अशरफ खान, जो कि पूरी तरीके से इन लोगों ने इन्वॉल्व हो गए। इसको कॉन्सेप्ट हमारा था, लेकिन ये लोगों की मेहनत के बगैर वो पॉसिबल जी, नहीं मैं हो आपको सकता। वही पूछने वाला था कि आपके पीछे टीम जी, कौन सी है जो बिल्कुल। काम कर रही है, क्योंकि जाहिरी तौर पर दिखता तो लोगों को एक शख्स है, लेकिन वो पीछे पूरी टीम पीछे काम पूरी करती टीम है। काम करती है। और जी, ये जी, बहुत बिल्कुल, टेक्निकल बिल्कुल। था कि जी। हर चीज गाड़ी में फैसिलिटी अवेलेबल कराना। और जिन्होंने इसको मॉडिफाई करके दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अयाज पटेल साहब, जी। उन्होंने भी हमसे। हम लोग ये जो वैन जो बाजी बता रहे हैं, ये वैन की क्लिप हम इसमें आखिरी में चलाने वाले हैं। आपको वो क्लिप देखकर भी पता चलेगा कि वैन के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, और जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी किस तरीके से होगा, उसके भी फोटो है। इसी के साथ अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो हमारे आखिरी में एक QR कोड होगा जो फ्यूचर फाउंडेशन का होगा, आप उसमें भी दिल खोलकर मदद कर सकते हैं। इसी के साथ हम एक ऐलान कर रहे हैं कि जो बच्चे लोग या जो बेवा औरतें हैं जो आपके आस पड़ोस में है, जो जैसे अभी बाजी बता रहे थे कि जो फाउंडेशन वाले तो काम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हर जगह तक पहुंचे, लेकिन कुछ सोर्सेस, लिमिटेड सोर्सेस की वजह से हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो आपकी नज़र में अगर कोई ऐसी बेवा होंगी या तलाक याफ्ता होंगी जो ज़रूरत के पुरते, जिनको कोई ज़रूरत या मदद करना हो, तो इनको आप फ्यूचर फाउंडेशन से आप कांटेक्ट करा सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर आपको फ्यूचर फाउंडेशन का नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस पर कॉल करके जो भी ज़रूरतमंद लेडीज़ होंगे उसको भी भेज सकते हैं। आप खुद मदद कर सकते हैं लोगों को यहाँ पर पहुँचाकर। इसी के साथ में बाजी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने वक्त में से कीमती वक्त देकर हमको एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
secret, but not this. No more secrets.